सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 वर्ष। केंद्र सरकार ने हाल ही में 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया है। देश ने कई क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव, अभूतपूर्व परिवर्तन और मजबूत निर्णय क्षमता को देखा है। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है। आखिर कैसी है इस नए भारत की परिकल्पना? 9 सालों में आए बदलावों और विकास कार्यों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ से सांसद श्री सीपी जोशी जी। जोशी जी, दूरदर्शन स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने अपने राजनीतिक सफर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य किया है और आपने इस केंद्र सरकार के कार्यप्रणाली को बेहद करीब से देखा है। तो आपने क्या महसूस किया है कि इस मोदी सरकार और पिछली जो केंद्र सरकारें रही हैं उनमें क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है कि जो अभूतपूर्व बदलावों का दौर है वो हम इस केंद्र सरकार में देख रहे हैं? जी देखिए, 2014 से पहले योजनाएं सिर्फ अनाउंस होती थी, घोषणा होती थी, लेकिन उनकी क्रियान्विति के लिए कोई सिस्टम मैकेनिज्म नहीं था। ना घोषणा के बाद उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। इसीलिए पूर्व में कई योजनाएं ऐसी होती हैं जो जिनका शिलान्यास हो गया, पट्टिका लग गई, लेकिन वो 25 वर्षों तक, 30 वर्षों तक वो पूर्ण नहीं हो पाती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जिस योजना को भी हाथ में लिया उसको समय सीमा में पूरा करना, और इसलिए आप देखते हैं कि जिन योजनाओं का शिलान्यास उनके हाथों हुआ, उनका उद्घाटन भी उन्हीं के हाथों हो रहा है। एक छोटे से कालखंड के अंदर किस प्रकार से हम लोग इस देश को अपना परिवार मानकर, जब कोई नेशन फर्स्ट मानकर अगर कोई काम करता है, देश को अपना परिवार मानकर काम करता है, तो ईश्वर भी साथ देता है। आप देखिए, 60 सालों में जो काम नहीं हो पाए वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 9 वर्ष में हुए हैं। अभी तक नारे सुने थे, गरीब का कल्याण होगा, गरीबी मिटाएंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज भी आज़ादी के इतने वर्षों के बाद हिंदुस्तान में कई ऐसे लोग हैं जिनके घरों रहने को छत नहीं, पक्की छत नहीं है, उनके घर में शौचालय नहीं है। माताओं बहनों को शौच के लिए या तो सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता है, सूर्योदय से पहले शौच के लिए जाती है। आज भी कई घरों में कैसे माँ अपनी बहन बेटियां चूल्हे पे खाना बनाती है, एक समय का भोजन बनाते समय उनको 400 सिगरेट पीने के बराबर नुकसान होता है, तो इसकी चिंता किसी ने नहीं की। आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी ऐसे कई गांव और ढाणियाँ थी जिनको, जहां बिजली का बल्ब नहीं पहुंचा, बिजली नहीं पहुंची, लेकिन एक संकल्प के साथ कि हम इस समय सीमा में वो काम पूरा करेंगे। तो 60 वर्ष में जितने आवास नहीं बने उससे ज़्यादा पिछले 9 वर्ष में बने हैं। 60 वर्ष में जितने शौचालय और उज्ज्वला के गैस के कनेक्शन नहीं मिले उतने पिछले 9 वर्षों में मिले हैं। पूर्व के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं वो कहते थे दिल्ली से मैं 100 रुपया बेचता हूँ, गांव में आते आते 15 रुपया पहुँचता है। लेकिन उनको पता है कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है, गरीब के हक का पैसा उसके खाते में नहीं पहुँचता है या उनके पास नहीं पहुँच रहा, लेकिन उसको रोकने का कोई उपाय किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं सबका जनधन में खाता खोलेंगे। बैंक पहले भी थी, सरकारें पहले भी थी, लेकिन संकल्प कि गांव में रहने वाले हर व्यक्ति का अगर बैंक में खाता होगा तो दिल्ली से जो उनके हक का पैसा निकल रहा है वो सीधे उनके खाते में जाएगा। लोगों ने कहा कैसे खुलेगा? आम आदमी सोचता था मैं बैंक कैसे जाऊंगा, कोई गारंटर चाहिए, बैंक में जाऊंगा 10 पेज का फॉर्म होगा। लेकिन आप देखिए कि पहली बार बैंक गांव में गए बैंकर्स, और गांव में जाके बैंक वालों ने सबके खाते खुलाए, और मोदी जी ने कहा कि किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सबका गारंटर कोई है तो ये नरेंद्र मोदी बैठा है। तो बिना मार्जिन मनी के, बिना गारंटर के उनका बैंक में खाता खुला। फ़ायदा क्या होता है कि आज प्रधानमंत्री आवास का पैसा दिल्ली से एक बटन दबता है, सीधा खाते में जाता है। नरेगा के मजदूर का पैसा सीधा उनके खाते में जाता है, शौचालय का पैसा सीधा उनके खाते में जाता है, उज्ज्वला गैस की कनेक्शन की सब्सिडी का पैसा सीधा खाते में जाता है, किसान की सम्मान निधि का पैसा सीधा खाते में जाता है।
ऐसी अनेक योजनाएं, चाहे पेंशन योजना हो, चाहे केंद्र सरकार की जितनी योजना है, उनका पैसा आज सीधा उनके खाते में जाने लगा है। जो पैसा कहीं कहीं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था, आज उस व्यक्ति का, उस किसान का, उस गरीब का, उस माँ का, उस भाई का, चाहे उनका पेंशन का पैसा हो, चाहे उनकी छात्रवृत्ति का पैसा हो, चाहे सब्सिडी का पैसा हो, वो सीधा का सीधा खाते में जाता है। कोई उसमें बीच में कैंची नहीं लगा सकता, कोई टाका नहीं लगा सकता। तो ये जो अंतर आया है, ये कोई ऐसे नहीं आया, क्योंकि ये दर्द और ये तकलीफ वही समझ सकता है जो एक गरीब माँ की कोख से पैदा हुआ है, गरीबी देखी हो, गरीबी को महसूस किया हो। आज इसीलिए इतना रिफॉर्म हुआ, इतना परिवर्तन आया, उसके पीछे कारण यही है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जिस तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र ने इस देश की तस्वीर बदली है, वो हम सभी ने देखा है। और मेरा जो दूसरा सवाल है वो इसी से जुड़ा हुआ है कि जिस तरीके से हम 9 सालों की बात कर रहे हैं, तो राजस्थान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो राजस्थान ने पिछले 9 सालों में पहले भाजपा की सरकार को देखा था यहाँ राज्य में, और अब कांग्रेस की सरकार यहाँ पर है। और इन दोनों ही सरकारों के जो कार्यकाल रहे हैं, उसको आप पिछले 9 सालों में किस तरीके से देखते हैं राजस्थान के लिए? देखिए, राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के शासन में हर गांव में, हर पंचायत हेडक्वार्टर पर गौरव पथ बनाने का निर्णय लिया। आप ये देखें कि हर व्यक्ति के, गरीब व्यक्ति है, उसको क्या चाहिए? शिक्षा मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए। आज स्वास्थ्य के लिए कभी वो बीमार हो जाता है, हॉस्पिटल जाता है तो घर बिक जाते हैं, ज़मीन बिक जाती है। लेकिन भामाशाह योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई। 10,000 तक का 10,000 का बिजली का बिल माफ़ किया, किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ़ किया, स्टेट टोल माफ़ किए। ऐसे अनेक निर्णय। और केंद्र सरकार का एक नियम था रामसा में कि हर 5 किलोमीटर पर 12वीं तक का स्कूल होना चाहिए। वो इसलिए कि बच्चियां तभी पढ़ पाएगी आगे जब नीचे तक, हर गांव तक स्कूल होगा, मैक्सिमम गांव में स्कूल होगा। कोई भी परिवार के लोग नहीं चाहते कि मेरी बेटी को कहाँ मैं दूर भेजूंगा, तो हर पंचायत हेडक्वार्टर पर 12वीं का स्कूल खुल गया। तो अनेक ऐसे काम हुए जिसकी लंबे समय से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। एक वो कालखंड था और एक दूसरा कालखंड है जो पिछले 4.5 वर्षों में कहा कि हम संपूर्ण, आप देखिए कि मैंडेट आपको मिलता है इस आधार पे कि आपने कहा कि हम सत्ता में आएंगे तो ये काम करेंगे, लेकिन ठीक उसका उल्टा होता है। कहा कि हम संपूर्ण किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे। किसानों ने कहा ऐसी सरकार आ रही है जो हम भी इनको सपोर्ट करते हैं, हमारा संपूर्ण कर्जा माफ़ कर देंगे। किसानों ने और प्रदेश के लोगों ने उस कहीं और बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, मात्र 1.5 लाख वोटों से सरकार बन गई। और सरकार में आने के बाद किसानों ने सोचा कि सरकार आ गई, अब हमारा कर्जा माफ़ होगा। कर्जा माफ़ नहीं होता है और किसान सोचता कि सरकार हमारा कर्जा माफ़ करेगी तो हमें देने की आवश्यकता नहीं है। समय बीतता गया। समय बीतने के बाद धीरे धीरे बैंकों के नोटिस आने लगे, फिर ज़मीन नीलाम होने की कगार पे आ गई। हज़ारों किसानों की ज़मीन नीलाम हो गई। कई किसानों, सैकड़ों किसानों ने आत्महत्या कर ली क्योंकि वो उस कगार पे आ गए। तो कहीं कहीं जब जनता के साथ धोखा होता है तो एक बड़ा एक ज्वालामुखी फूटता है। आप देखें कि युवाओं को कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला। लेकिन कोई भी गांव में रहने वाला गरीब माँ बाप हो या किसान हो, कोई भी चाहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी पढ़ेगी तो वो कहीं कहीं ठीक पोजीशन में जाने के बाद हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगी। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो नहीं मिला। लेकिन ये पहला स्टेट होगा जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 18 बार पेपर लीक हुए हैं। तो युवाओं के सपनों को रोंदा गया, तोड़ा गया। तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा एक उस पिछले सरकार में और इस सरकार में एक अंतर देखने को मिला है। कहा कि हम बिजली का दाम 5 वर्ष तक नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन एक नहीं अनेक बार बिजली के दाम बढ़े। कहा कि हम महंगाई समाप्त करेंगे, लेकिन ध्यान में आता है कि आज सबसे महंगी बिजली कहीं है तो राजस्थान में है, सबसे महंगा पेट्रोल कहीं है तो राजस्थान में है, सबसे महंगा डीजल कहीं है तो राजस्थान में है।
व्हीकल टैक्स सबसे ज़्यादा देश में कहीं है तो वो राजस्थान में है। तो लोग अंतर करते हैं, पहले लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति, कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है। आज कोई भी बहन बेटी न घर में सुरक्षित है, न हॉस्पिटल में सुरक्षित है, न एम्बुलेंस में सुरक्षित है, न विद्यालय में सुरक्षित है। किस प्रकार की घटनाएं होती है इस राजस्थान में, पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली घटनाएं होती है। तो लोग कहीं कहीं कंपैरिजन करते हैं कि एक वो शासन था जहां कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी, और आज कानून व्यवस्था बदहाल है, किसान परेशान है, युवाओं के सपनों को रौंदा गया, महंगाई चरम पर है, तुष्टीकरण चरम पर है। तो ये कहीं न कहीं विषय राजस्थान के जहन में है, और आम जनता सोच के बैठी है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। जैसा आपने कहा कि कांग्रेस के समय पर कुशासन है और बीजेपी के समय पे सुशासन था, तो हम भी जो 9 सालों की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग काफ़ी उपलब्धियों की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने इन्हीं 9 सालों पर 9 सवाल खड़े करते हुए एक डॉक्यूमेंट निकाला है, और उन्होंने तमाम मुद्दे, चाहे वो अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, चाहे कोरोना मिसमैनेजमेंट का मुद्दा हो, या कृषि से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, उन्होंने तमाम सवाल खड़े करते हुए कहा है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कमियाँ रही हैं, बहुत सारे जो हैं लोग त्रस्त हैं बहुत सारे मुद्दों पर। तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अर्थव्यवस्था की जहाँ तक मैं बात करूं, तो जिस देश ने हमें कभी गुलाम बनाया था उसको भी पछाड़कर भारत दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी में पहुंच गया है। जहाँ टॉप 5 फ्रेजल इकोनॉमी में भारत का नाम आता था, आज टॉप 5 में आ गया है। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत दुनिया की तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में है, और आने वाले 3-4 वर्षों में भारत 5वीं पोजीशन से 3री पोजीशन पर पहुंच जाएगा। बाकी देशों की हम देखें, दुनिया की जो बहुत विकसित राष्ट्र हैं, उन देशों के महंगाई और कोविड पैंडेमिक में हम लोग देखें तो किस प्रकार के हालात हो गई। हमारी पड़ोसी देशों की हालात देखें तो जहां गेहूं और अनाज के लिए भी बंदूकधारी खड़े रखने पड़ रहे हैं, जहां राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री भवन में लोग घुस गए, ऐसे जिन्होंने ऐसी योजनाएं और रेवड़ियां बांटी कि उस देश की हालत बड़ी बदहाल हो गई, और लोग उनके सरकारी निवास में, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आवास में घुस गए। पाकिस्तान के क्या हालात है, श्रीलंका के क्या हालात हो गए। लेकिन भारत इन विपरीत परिस्थितियों में भी आज दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था में, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में भारत आता है। जहां तक कोविड पैंडेमिक का सवाल है, कोरोना में जिस सूझबूझ के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने काम किया, और भारत नहीं दुनिया के लोग सराहना कर रहे हैं। आप देखिए, पहले की महामारियों में 15 साल, 18 साल, 20 साल के बाद वैक्सीन आता था, टीका आता था पूरी दुनिया में लगने के बाद। लेकिन ये पहला अवसर है कि हम विकसित राष्ट्रों के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 6 टीकों का इजाद करते हैं, और सबसे दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम कोई होता है तो वो हिंदुस्तान में होता है। जहां हमारे पास पीपी किट नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे, मास्क नहीं थे, सैनिटाइजर, सारी चीज़ें नहीं होने के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी का एक निर्णय, लॉकडाउन, जिसको पूरी दुनिया ने सराहना की। हमने यहाँ के लोगों की तो सहायता की, लेकिन पड़ोसी देशों के भी जहाँ संकट आ गया वहाँ दवाइयाँ भेजी और चीज़ें भेजी। इसीलिए दुनिया के कई देशों ने कहा है कि, कई लोगों ने कहा कि मोदी जी हमारे लिए महान है। किसी ने कहा मोदी जी इस संकट में हमारा साथ दिया, इसलिए मोदी जी हनुमान की संज्ञा दी है। तो ये सामान्य बात नहीं है। आज देश भर में हर जिला, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेडिकल कॉलेज, एम्स, आज़ादी से पूर्व, आज़ादी के बाद कितने थे एम्स, अभी कितने हैं, आज़ादी के बाद अब तक कितने मेडिकल कॉलेज हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। राजस्थान के 33 जिले, 33 में से 30 मेडिकल कॉलेज अभी हैं। 30 में से 23 मेडिकल कॉलेज मोदी जी की सरकार आने के बाद बने। आप रेलवे में 2013-14 में 650 करोड़ रेलवे में राजस्थान को मिला, और आज 9,500 करोड़ 22-23 के बजट में मिला। तो ये कंपैरिजन स्पष्ट दिखाता है कि पहले की तुलना में अभी, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे अन्य, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, पहले और अभी में रात दिन का फर्क है। इसीलिए देश की जनता का अगाध विश्वास आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की ताकत है। लोगों में विश्वास है कि मोदी जी हैं तो ये कर सकते हैं, ये होगा। ये विश्वास पहले कभी किसी राजनेता मैंने नहीं देखा।
आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरीके से अभी प्रधानमंत्री हमारे अमेरिका की यात्रा पर हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनके नेतृत्व की सराहना की है। आज पूरे विश्व के देश जो हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं। पहले होता था कि भारत जो है वो उम्मीद लगाता था कि वो हमारे देश में आएँ और निवेश करें और विकास करें, और अब पूरे विश्व के जो देश हैं वो भारत की तरफ देख रहे हैं, जिस तरीके से हमारा युवा राष्ट्र है और जिस तरीके की बातें आज पूरा विश्व कर रहा है देश को लेकर के। पर ऐसा क्यों है कि जो कांग्रेस है, जो विपक्षी दल हैं, उनको ये सब चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं? उनको जो विकास पिछले 9 सालों में हुआ वो नहीं दिखता है, जो अभूतपूर्व फैसले हुए वो नहीं दिखते हैं। ऐसा आखिर क्यों? आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2014 से पहले हालात क्या थे? हम दुनिया की तरफ देखते थे कि दुनिया क्या कहेगी, हम उसका अनुसरण करेंगे। लेकिन 2014 के बाद दृश्य बदला। अब दुनिया भारत की तरफ देखती है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ देखती है कि भारत और भारत के प्रधानमंत्री क्या कहने वाले हैं। किस प्रकार से दो दुश्मन राष्ट्र माननीय प्रधानमंत्री जी के फोन के बाद युद्ध विराम कर देते, बमबारी बंद हो जाती है और तिरंगा लिए हुए हमारे 20,000 बच्चे हिंदुस्तान लौट के आ जाते हैं। और दुनिया सोचती है कि आज पीएम अगर इसमें इंटरवेन करते हैं तो ये युद्ध रुक जाएगा। दुनिया की नजरें भारत की तरफ। योग दिवस माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान को पूरी दुनिया ने माना और पूरी दुनिया आज 21 जून को योग दिवस मनाती है। मिलिट ईयर 2023 आप देखें कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक पत्र के कारण पूरी दुनिया ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने, आज देखिए कि 2023 श्री अन्न, और भारत तो उसका नाम ही श्री अन्न दे दिया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। जिस प्रकार से पूरी दुनिया में परिदृश्य बदला, आज जो देश हमारे कभी हमें वीज़ा नहीं देते थे, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के ऑटोग्राफ के लिए पीछे घूमते हैं। आज विकसित राष्ट्रों के प्रमुख कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस। ये हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है। सीना फूल के चौड़ा हो जाता है कि आज हमारे नेता के लिए दुनिया के सारे राष्ट्राध्यक्ष इस प्रकार की बात करते हैं। ये हम सब के लिए गर्व, और ये सारा क्रेडिट भी माननीय प्रधानमंत्री जी देश के 140 करोड़ लोगों को देते हैं। ये सम्मान मोदी को नहीं मिल रहा है, ये सम्मान देश के 140 करोड़ लोगों को मिल रहा है। तो जिस प्रकार से 2014 के बाद परिदृश्य बदला है, आप देखिए कि पूर्व में क्या स्थितियां हुआ करती थी। पूर्व में भारत को किस दृष्टि से देखा जाता था। आज भारत के पासपोर्ट की ताकत पूरी दुनिया में बढ़ी है, और ये मैं नहीं, पूरा देश के लोग कह रहे हैं, जितने एनआरआई हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारी जो इज्जत, हमें जो सम्मान दुनिया में मिला है, इससे पहले कभी नहीं मिला। लेकिन कहीं कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये बात पचती नहीं है, जिन्होंने ये समझ लिया कि इस कुर्सी पर हमारे अलावा कोई नहीं बैठ सकता, ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक गरीब का माँ की कोख से पैदा हुआ व्यक्ति यहाँ कैसे बैठ सकता है? एक चाय बनाने वाले का बेटा यहाँ कैसे बैठ सकता है? तो जिस प्रकार की भावना उनके मन में है, और मैं सोचता हूँ कि जो कोई नहीं कर पाया, आदरणीय मोदी जी ने करके दिखाया। होना ये चाहिए। आज यहाँ के लोग बाहर जाके, कोई कहता है चाइना में, कोई अमेरिका में, कि भारत में लोकतंत्र नहीं है, कोई हमें बोलने नहीं देता संसद में। आप संसद का रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप 1 घंटे से ज़्यादा लोकसभा में बोले हैं, किसी ने माइक नहीं बंद किया, और आप दुनिया विदेश में जाकर भारत की छवि को खराब करने का काम करते हैं। ऐसा पहले नहीं था। इस प्रकार की छोटी राजनीति पहले कभी नहीं थी। लेकिन सत्ता के लालच में एन केन प्रकार हम कैसे वापस सत्ता में आ जाएं। आप देखिए कि एक कांग्रेस पार्टी के 2 नेता पाकिस्तान में जाते हैं और वहाँ के हुक्मरानों को कहते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमें आपका सहयोग चाहिए। आपको सत्ता में आना है तो देश की जनता के सामने जाइए, आप उनके सामने जाएं, भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच के अंतर को बताएं कि आप कैसे बेहतर हैं, कौन कैसे खराब है। कोई दुश्मन राष्ट्र या पड़ोसी राष्ट्र कोई आपकी मदद नहीं कर सकता, हिंदुस्तान की जनता ही मदद करेगी। लेकिन उनमें विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। आप वहाँ विश्वास पैदा नहीं कर रहे हो, आप दुश्मन राष्ट्रों के साथ जाकर हिंदुस्तान की छवि को खराब करने का काम कर रहे हो। आप एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई, ये पहली बार हुआ कि देश के लोगों में एक हुआ कि हमारी सेना ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिन आतंकवादियों ने हमारे लोगों को, हमारे सैनिकों के साथ जो किया, उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया। हम किसी के साथ गलत नहीं करते, लेकिन माँ भारती की तरफ अगर कोई आंख उठा के देखता है तो उसका ईंट का जवाब पत्थर
से देना भारत की ताकत है, और ये ताकत पहली बार भारत के लोगों ने देखी है। तो ये कहीं न कहीं कुछ लोगों को इसका पच नहीं रहा है। बाकी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से छवि भारत में, भारत की छवि पूरी दुनिया में बनी है, तो ये पूरे देश के लोगों को गर्व है इस बात का। जितना बेबाकी से आपने इन मुद्दों पर चर्चा की, तो उस पर मैं एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से 9 सालों में हम बात करते हैं कि देश एक अभूतपूर्व ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जिसको पूरा विश्व जो है वो महसूस कर रहा है, और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ राजस्थान में जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ की जो सरकार है वहाँ पर आपस में ही जो नेतृत्व है उसी में आए दिन हम लोग देखते हैं सत्ता संघर्ष देखने को हमें मिलता है अलग अलग तरीके से। तो जो पिछले सालों में हमने देखा है कि इस पर बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारा समय जो है वो बर्बाद हुआ है। राजस्थान की जनता को इससे आप देखते हैं कि किस तरीके का नुकसान आप महसूस करते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये सरकार ही झूठ की बुनियाद के आधार पर बनी है। जो मैंडेट मिला, जो जनमत मिला, उन वादों के ऊपर मिला जो जनता के सामने किए थे, उनको आपने पूरा नहीं किया। फिर लड़ाई हो गई कुर्सी की, कोई कुर्सी बचाने में लगा रहा, कोई कुर्सी पाने में लगा रहा। कोविड पैंडेमिक में इस कोरोना काल में जहां सरकार को, सरकारी नुमाइंदों को जनता के बीच में रहना चाहिए, वहां कोई नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हॉस्पिटल से लेकर हर व्यक्ति को खाना खिलाना, भोजन कराना, भोजन किट देना, राशन किट देना, सैनिटाइजर देना, इवन ब्लड खून देना, और कोई शमशान में लकड़ी नहीं है तो लकड़ी पहुंचाना, यहाँ तक भी भारतीय जनता पार्टी और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने ये सेवा का काम करते करते अपनी जान को कुर्बान कर दिया। सरकार, आप देखिए कि 4.5 वर्ष में कहा कि हम सारे इन वादों को निभाएंगे। 4.5 वर्ष सरकार कुछ नहीं करती है, और 4.5 वर्ष के बाद जब इनकी इंटरनल मीटिंग होती है कि हमें इलेक्शन में जाना है, तो इन्हीं के पार्टी के लोग कहते हैं कि हम किस आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। हमने कहा था कि हम संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, हमने कहा कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, वो तो नहीं दे पाए, लेकिन ये रीट का एक नया काम आपने, भ्रष्टाचार का महातांडव आपने मचा दिया। हमने कहा कि हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, 1 पैसा भी नहीं बढ़ाएंगे, अनेक बार बिजली के दाम बढ़ा दिए। हमने कहा कि हम राजस्थान में महंगाई समाप्त करेंगे। कैसी महंगाई समाप्त की हमने? डीजल, पेट्रोल और बिजली में जनता की और किसान की जेब काटने का काम किया। कानून व्यवस्था लचर है, जहां मीरा, पन्ना, पद्मावती और कालीबाई, अमृता देवी जैसे गौरवशाली इतिहास का राजस्थान, जहां उस राजस्थान को लोग नमन करते हैं, ऐसे में जहां महिलाओं के साथ इस प्रकार का दुराचार होता है, दलित के साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है, और सरकार को नींद नहीं उड़ती। नेशनल क्राइम ब्यूरो में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच जाता है। साइबर क्राइम में जिस प्रकार से यहाँ अपराध हो रहा है साइबर क्राइम में, वहाँ देश में 1 नंबर पर राजस्थान पहुंच जाता है। पेपर लीक के मामले में राजस्थान 1 नंबर पर पहुंच जाता है। तो कहीं न कहीं सरकार की कमजोरी के कारण कानून व्यवस्था बदहाल हुई, इससे राजस्थान की गरिमा भी घटी है और विकास अवरुद्ध हो गया। आप ये देखिए कि जितने डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं, आप केंद्र सरकार की योजनाओं को हटा दीजिए। आज गांव में स्कूल में कमरा बन रहा है, स्कूल भवन बन रहा है, तो भारत सरकार का पैसा है। पीएससी, सीएससी से लेकर मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो भारत सरकार का पैसा है। गांव में नरेगा का काम हो रहा है, कैटल शेड बन रहा है, रोड बन रही है, तो भारत सरकार का पैसा है। शौचालय बन रहा है, आवास बन रहा है, गैस का कनेक्शन बन रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा है, रोड बन रही है, नेशनल हाईवे बन रहा है, ग्रामीण सड़क बन रही है। सारी की सारी स्कीम्स, चाहे पेंशन मिल रही हो, चाहे किसान सम्मान निधि मिल रही हो, सारी की सारी योजनाएं केंद्र, आयुष्मान भारत को इन्होंने चिरंजीव बना दिया। तो ये सारी योजनाएं केंद्र सरकार की। मैं कहना चाहता हूँ, केंद्र की योजनाओं को हटा दें तो राजस्थान में कुछ नहीं हुआ। और केंद्र की योजनाओं का पैसा, चूंकि स्टेट लिस्ट में जो योजनाएं होती है, जो काम होते हैं, वो केंद्र स्टेट को करने होते हैं, तो उसमें भी सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हुआ। जल जीवन मिशन भारत सरकार की योजना है, राजस्थान सरकार ने भ्रष्टाचार मचा दिया। पोषाहार भारत सरकार की योजना, राजस्थान की सरकार उन बच्चों का अनाज भी जो बच्चे के लिए जाता है कि वो कहीं कहीं उसको मदद मिलेगी उसके पोषण के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, वो अनाज जो केंद्र देती है उसमें भी भ्रष्टाचार करते हैं। कोई विभाग ऐसा नहीं, चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री हो, चाहे माइनिंग मिनिस्ट्री हो। आप ये देखिए कि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली
वहां एक संत को आंदोलन करना पड़ता है, उसके बाद भी कुछ नहीं होता। आत्मदाह कर लेता है, उसके बाद भी वहां इलीगल माइनिंग चालू है। और ऐसे एक नहीं अनेक, ये पहला उदाहरण होगा, देश का पहला स्टेट होगा जहां सेक्रेटरीट में योजना भवन, जो राजस्थान के विकास की योजनाओं के लिए तैयारी करने के लिए भवन है, जहां विकास की योजना बनती है, प्लानिंग होती है, वहां भ्रष्टाचार का 2.5 करोड़ रुपया मिलता है, सोने का बिस्किट मिलता है। तो कहां इस राजस्थान की गरिमा को मिटाने का काम इस सरकार ने किया है? आरपीएचजी जैसी पवित्र संस्था में भ्रष्टाचार पहली बार देखा है। एक आरपीएससी के मेंबर अंदर हो जाते हैं, उसके अंदर कई लोग हैं जो आज भी कहीं न कहीं सरकार के लोगों का संरक्षण होने के बाद वो खुलेआम घूम रहे हैं। तो इस सरकार में मुझे लगता है कि आप ये देखिए कि कैसे कभी किसी को नकारा कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, किसी को गद्दार कहते हैं, इन्हीं के पार्टी के लोग, इन्हीं के विधायकों को कह रहे हैं। जब सरकार के मुखिया को अपने परिवार के लोगों के ऊपर विश्वास नहीं हो, वो उनका फोन टेप करने लग जाए, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। हम तो एक विपक्ष के नाते अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन इनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री जी के सलाहकार हों, वो कह रहे हैं कि 50% दिए बिना फाइल आगे नहीं हिलती है, और राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इससे स्पष्ट है कि सरकार ने अपना जनमत खो दिया, लोगों का विश्वास समाप्त हो गया। और अंतिम दिनों में जहां सरकार की सांसें बहुत गिनती की बची हैं, उन दिनों में कहते कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम आपको ये घोषणा करते, हम आपको ये घोषणा, जिसका आपके पास कोई प्रोविजन नहीं किया। अगर सच में किसी जनप्रतिनिधि की इच्छा होती कि मैं ये काम करूंगा, तो आपका काम है कि सरकार के चुनने के बाद आपको रिलीफ की योजनाएं शुरू कर देनी चाहिए। निसंदेह आपने जितने भी मुद्दे उठाए हैं उन पे राजस्थान की जो जनता है वो सवाल करेगी। और हमने देखा है कि पिछले 9 सालों में कई अभूतपूर्व ऐतिहासिक फैसले लिए गए, चाहे वो अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो, जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करना हो, मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक से आज़ादी दिलाने की बात हो, या फिर आतंकवाद पर निर्णायक प्रहार, या फिर आज़ादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति दिलाने की बात हो। आखिर पहले ये सब क्यों असंभव सा लगता था? क्या विजन की कमी थी या फिर मजबूती से निर्णय लेने की कमी रही? आखिर आप क्या वजह इसके पीछे मानते हैं? देखिए, कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उसके लिए काम करते हैं, और कुछ लोग नेशन फर्स्ट को लेकर काम करते हैं कि मेरा देश सबसे पहले। क्या जीएसटी का निर्णय के लिए 1 नेशन 1 टैक्स, ये पूर्व में भी आया था मामला, लेकिन हिम्मत नहीं उठा पाए कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। प्रभु श्री राम का मंदिर, यही लोग थे जिन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जाके कि राम कभी पैदा नहीं हुए, राम काल्पनिक है। लेकिन जब मजबूत इच्छा शक्ति होती है तो माननीय न्यायालय के द्वारा निर्णय होता है, और अयोध्या में देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र की नींव माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों रखी जाती है। और 2024 तक देश के हम अपनी आंखों से देख पाएंगे जो 500 वर्षों पुराना सपना था। कौन कहता था कि धारा 370 और 35 से हम अपनी आंखों से हटते हुए देखेंगे? तिरंगे से ऊपर कश्मीर का तिरंगा लगता था, लेकिन ये अपनी आंखों से देखा है। तो अनेक ऐसे निर्णय हैं जो इच्छा शक्ति के कारण, नेशन फर्स्ट, ये दृढ़ इच्छा शक्ति वही उन्हीं के मन में होती है जो राष्ट्र प्रथम को लेकर काम करता है, इस देश को अपना परिवार मानकर काम करता है। और ये साल राजस्थान में चुनावी साल है, पक्ष विपक्ष दोनों की तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। और हमने देखा है कि आपकी सभाएं हों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं हों, उनमें हज़ारों सैकड़ों की तादाद में जो है वो भीड़ हमने देखी है। तो आपको ये जो बीजेपी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उसको 3 महीने आपको हो गए हैं, तो कैसा आप देखते हैं इस बार के चुनाव में? किस तरह की चुनौतियां होंगी, किस तरीके के अवसर आप अपनी पार्टी के लिए देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सभा में और मोदी जी की सभा में जो जनता जनार्दन आती है वो आशीर्वाद देने आती है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास व्यक्त करने आती है, वो धन्यवाद देने आती है कि मोदी जी आपने जो कहा वो करके दिखाया। और यही अटूट विश्वास भारतीय जनता पार्टी की ताकत है।
कि गांव में रहने वाला युवा हो, किसान हो, गरीब हो, महिला हो, हर वर्ग, जो 9 वर्षों में मोदी जी ने किया है वो 60 वर्षों तक कोई नहीं कर पाया, 60 वर्षों में। और इसी के कारण, और एक मन में टीस भी है कि 4.5 वर्ष पहले एक ऐसी सरकार आई जिसने धोखा दिया, किसानों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया, महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाई, महंगाई चरम पर पहुंचाती, तुष्टिकरण चरम पर पहुंचा दिया। तो ये टीस भी है कि हम जो धोखा 4.5 वर्ष पहले खाया है, हम उसको हम सूद समेत चुकाएंगे और राजस्थान में फिर से कमल खिलाएंगे। जी, आपने जिस तरीके से बहुत सारे मुद्दों पर बात की, आपने बताया कि किस तरह की सुशासन है बीजेपी में और कांग्रेस में, आपने बहुत सारे भ्रष्टाचार की बात करी, बहुत सारी जो वहाँ पे विफलताएं रहीं उनकी आपने बात करी। तो हम देखेंगे कि इस बार जो चुनावी दौर है उसमें किस तरीके से सारे मुद्दे उभर कर आते हैं और राजस्थान की जनता जो है वो किस तरीके से देखती है। पर केंद्र सरकार के जो 9 साल हैं उन पर वाकई में ये सारी बातें हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से देश ने पिछले 9 सालों में विकास किया है, आने वाले समय पे भी देश जो है वो पूरे विश्व में अपनी एक अलग छाप बनाएगा और मजबूती से आगे बढ़ेगा। आज के लिए बस इतना ही और अगले समय अगली कड़ी में हम एक नए विषय के साथ में आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।